जनरल स्वागत है आपका विराट रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में। और एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के। और आज का ये वीडियो है अयान ऑफिशियल का, जहां पर उन्होंने भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में कुछ कहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई पाकिस्तानी भारत के डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ कहता है तो वो चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। और इस वीडियो को एज अ रोस्ट वीडियो आप लेके चलिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ट्विटर पे इनके इस वीडियो की देखी है, क्योंकि हमारे मित्र ने हमको ये रिकमेंड किया था। तो उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग तो है ही। और वीडियो के बीच में मैं फैक्ट के साथ अयान भाई के दावों को तोड़ूंगा भी, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारतीय एयरफोर्स का पाकिस्तान के खिलाफ अहम इकदाम, जिससे मचा पूरे पाकिस्तान में कोहराम। सैटेलाइट इमेजेस और सूत्रों की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के इस फैसले की वजह से पूरे पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछ चुकी है और पाकिस्तान का हर नागरिक इस वक्त भारतीय एयरफोर्स के इस फैसले की वजह से डरा और सहमा हुआ फिर रहा है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने दुनिया के सबसे जदीद 11 जनरेशन फाइटर जेट, जिसको भारतीय एयरफोर्स ने 38 साल की मेहनत के बाद बनाया है, उसको पाकिस्तान की सरहद के पास मौजूद एयर बेसिस पर तैनात कर दिया है। और जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका हथियारों को ये पता चला कि भारतीय एयरफोर्स ने अपने LCA तेजस को पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक तैनात किया है, उसके फौरन बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम लड़ाका हथियार बलोचिस्तान की पहाड़ियों में जा छुपे और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने दरिया सिंध में कूदकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। उसके अलावा पाकिस्तान के पास इस वक्त जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, उन्होंने ये खबर सुनते ही अपनी ड्यूटी से इस्तीफा दे दिया और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की अफवाज को खैरबाद कह दिया, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम हथियार ये बात अच्छी तरह जानते कि हम LCA तेजस के आगे नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि LCA तेजस दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका हथियार है और इसको उड़ाने वाले पायलट्स खूंखार दरिंदे हैं। इसलिए हमारी भलाई इसी में कि हम पाकिस्तान की अफवाज को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दें। उसके अलावा सूत्रों की जानिब से जब पाकिस्तान के हथियारों के साथ बातचीत की गई तो ये पता चला कि अगर अकेला तेजस होता तो बात और थी। भारतीय एयरफोर्स ने तेजस के साथ अपने रफाल फाइटर जेट्स और सुखोई Su-30 MKI को भी इन एयर बेसिस पर तैनात किया है। उसके अलावा रशिया का बना हुआ S-400, जिसमें चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया, उसको भी इस एयर बेस की सेफ्टी के लिए तैनात किया गया है। और हम भारत के इन तमाम हथियारों का मुकाबला एक वक्त में नहीं कर सकते, इसलिए हमने पाकिस्तान की अफवाज को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया है। और जब उन्हीं सूत्रों की जानिब से LCA तेजस का इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया कि आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे, तो आगे से LCA तेजस का यही जवाब था कि भारत काफी सारे ममालिक को मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ममालिक ये कहकर मेरी बेइज्जती कर देते हैं कि पहले इसको अपनी फोर्सेज में तो आप इंडक्ट कर लो, उसके बाद इस लड़ाका हथियार को हमें फरोख्त करना। भारत ने उन ममालिक की ख्वाहिश पर मुझे अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट तो जरूर किया, लेकिन मुझसे किसी भी किस्म का काम नहीं लिया। जब भारत की जानिब से मुझे अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया, उसके बाद दूसरे ममालिक से मेरे बारे में बात की गई, तो उन ममालिक का ये कहना था कि आपने इससे कौन सा कोई जंग लड़वाई है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इस लड़ाका हथियार को खरीदे तो आप पाकिस्तान या चीन के खिलाफ इसको उतारें। जिस पर भारतीय एयरफोर्स की जानिब से मुझे पाकिस्तान के नजदीक फॉरवर्ड एयर बेसिस पर तैनात किया गया है और मेरी सेफ्टी के लिए इस एयर बेस की सिक्योरिटी को फुल टाइट कर दिया गया है। और भारतीय एयरफोर्स की जानिब से सुखोई Su-30 MKI और रफाल फाइटर जेट को यह समझाया गया कि तुमने आगे बढ़कर पाकिस्तान से लड़ना है, और अगर कोई पाकिस्तान का लड़ाका हथियार तुम मार गिराते हो तो उसका क्रेडिट तुमने तेजस को देना है। मुझे तो सिर्फ इस एयर बेस, मैं रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये जो भाई ने कहा है ना, ये भारत तो करे ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने किया है। आपको याद होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था तो DDISPR चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि MiG-21 को F-16 ने नहीं मारा है, बल्कि JF-17 थंडर ने मारा है। लेकिन वो तो शुक्र हो पाकिस्तान के पूर्व पायलट कैसर तुफैल का, जिन्होंने अपने एक ब्लॉग में ये साफ साफ लिख दिया था कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के ऊपर F-16 ने एमरम्स यानी AIM-120 एमरम, एक बेसिकली BVR मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, वो F-16 से
फायर करी गई थी, तब इनका झूठ पकड़ा गया। और जब ये बात सामने आई ना, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने अपना ये ब्लॉग ही डिलीट कर दिया। तो शुक्र हो हमारा कि हम उस समय न्यूज कवर कर रहे हैं, तो हमने उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख दिया था जो इस समय स्क्रीन पे है। चलो ये जाने दो, आपके पूर्व एक वायुसेना प्रमुख है, उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI में हमारे F-16 की 4 एमरम मिसाइल बर्बाद ना होती तो जो सिनेरियो था वो कुछ और होता। तो एक बात बताओ भैया, अगर F-17 थंडर ने मारा था तो M120 एमरम की बात क्यों हो रही है? क्योंकि F-17 की औकात नहीं है कि वो M120 एमरम को कैरी करे, और पाकिस्तान ने जो J-10 चीन से एक्वायर किया है उसमें वो लग नहीं सकती। एक ही ऐसा एयरक्राफ्ट है पूरे पाकिस्तानी वायुसेना में जो M120 एमरम को कैरी कर सकता है, और वो है F-16। यानी आपने F-16 का जो क्रेडिट था उठा करके F-17 थंडर को दे दिया। तो ये बात जो आपने तेजस के बारे में कही है, वही काम आपने सेम F-17 थंडर के साथ किया है। इस पर दिखावे के लिए खड़ा किया गया है। बस भारतीय मीडिया और यूट्यूबर्स की जानिब से मेरा नाम ले लेकर पाकिस्तान को डराने की कोशिश की जा रही है, बल्कि हकीकत तो ये है, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना तो क्या, मैं अपनी एयर स्पेस में सही तरह उड़ लूं, यही बहुत बड़ी बात है। और ये जो भारतीय मीडिया पाकिस्तान के हथियारों के बारे में दावा कर रहा है, जब पाकिस्तान के हथियार भारतीय मीडिया के दफातर और यूट्यूबर्स के दफातर को निशाना बनाएंगे, उस वक्त भारतीय मीडिया और यूट्यूबर्स को इनकी ताकत का पता चलेगा। तो भाई ने कहा कि जब पाकिस्तानी हथियार भारत के यूट्यूबर्स और मीडिया को निशाना बनाएंगे तब उनको पता चलेगा। इतने ही अच्छे अगर तुम्हारे मिसाइल हैं तो एक बात बताओ, जब मियां चन्नू में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल घुसी थी तो तुम्हारा सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 जो तुमने चीन से इंपोर्ट किया है, वो उसको देख क्यों नहीं सका? बालाकोट एयर स्ट्राइक में जब बड़ी संख्या में मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर घुसे थे, जिसको लेकर के तुम ये दावा करते हो कि उन्होंने सिर्फ कुछ पेड़ और कौवे मार गिराए, चलो वो तो बात की बात है, तुम सो रहे थे। क्योंकि उसके कुछ ही देर पहले तुम्हारी वायुसेना ने रात में एक ट्वीट किया था कि आप सब आराम से सोइए, पाकिस्तानी वायुसेना जाग रही है। तो उस समय तुम्हारे जो सिस्टम थे वो क्या कर रहे थे? यानी देखा जाए तो जो चीज तुमने अभी भारत के लिए बोली है, भारत ने ऑलरेडी वो काम कर दिया है। तो तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। सारे मामले को देखकर नतीजा यही निकलता है कि भारतीय एयरफोर्स ने इस लड़ाका तैयारी की मार्केटिंग के लिए इसको फॉरवर्ड एयर बेसिस पर तैनात तो कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी सेफ्टी के लिए अपने कई लड़ाका तैयारों और एयर डिफेंस सिस्टम को दाव पर लगा दिया है। चलो खैर जो भी है, ये भारत का अंदरूनी मामला है। हमें तो बस उस पल का इंतजार है कि कब LCA तेजस पाकिस्तान की बाउंड्री को क्रॉस करता है, क्योंकि एक अरसा गुजर गया हमें इसका इंतजार करते हुए कि कब LCA तेजस हमारी बाउंड्री को क्रॉस करेगा और हम उसका वालेहाना इस्तकबाल करेंगे और उसके पायलट को चाय के साथ साथ बिस्किट खिलाकर वापस भेजेंगे। अच्छा, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बात भाई ने खोद दी है, तो भाई को जवाब मिलना तो जरूरी है। ये आप अभिनंदन वर्धमान सर की जो फोटो आपने देखी, ये जब पूरा वाकया हुआ था तो DGISPR की एक ट्वीट देखिए आप, जो मैं इस समय स्क्रीन पे लगाया हुआ हूं। DGISPR आसिफ गफूर ने यह कहा था कि भारत के 2 पायलट पकड़े गए हैं, जिसमें एक का इलाज पाकिस्तान के अस्पताल में चल रहा है, जबकि दूसरे पायलट को पाकिस्तान की फोर्सेस जंगल में ढूंढ रही हैं। बाद में थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की मीडिया में यह बात आती है कि जो दूसरा पायलट है वो मर चुका है। जैसा पूरा मामला जानते हैं क्या है? वो जो दूसरा पायलट था वो इंडियन नहीं था, वो था पाकिस्तानी F-16 का पायलट, जिसको अभिनंदन वर्धमान सर ने अपने MiG-21 बाइसन की R-73 मिसाइल से मार गिराया था। जब वो इजेक्ट हुआ तो वो बहुत बुरी तरीके से घायल था और उसको वहां पर पाकिस्तान के लोगों ने ठीक उसी प्रकार मारा जिस समय जैसे कि अभिनंदन वर्धमान सर को पकड़ने के बाद उन्होंने मारा था, और बाद में उसकी जो मौत है वो उस एक्सीडेंट के बाद हुई थी। वरना पाकिस्तान को ओपन चैलेंज है, पाकिस्तान के व्यूअर्स को ओपन चैलेंज है, आप मुझे उस पाकिस्तानी F-16 के पायलट का नाम बता दो जो अभी तक मिसिंग है। जी हां, पाकिस्तान की F-16 की आप गिनती करवा लीजिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था, उसके बाद से एक पाकिस्तानी वायुसेना का F-16 कम हुआ है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद पाकिस्तान के कई अधिकारियों ने अलग अलग इंटरव्यूज के दौरान एक्सेप्ट करी है। तो अयान भाई का ये जो वीडियो था उसमें इन्होंने LCA तेजस को लेकर के ये कहा कि भारत उसकी मार्केटिंग कर रहा है, और मार्केटिंग के पर्पज से भारत ने उसको फॉरवर्ड एयर बेसिस पे डिप्लॉय किया है। और ये अपने F-17 तैयारा जो 10 जन तैयारा है पाकिस्तान का, उसको लेकर के बहुत फूल रहे हैं। तो इन्होंने तो अपना होमवर्क नहीं किया, लेकिन मैंने पूरी रिसर्च जो है वो ऑलरेडी कर रखी है। तो मैं आज आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली जो ओरिजिनल अच्छा एयरक्राफ्ट है वो कौन है। चलिए F-17 थंडर से शुरुआत करते हैं।
इसकी जो डिजाइन है वो रशियन इंस्पायर्ड है, यानी रशिया के मिकोयन ने डिजाइन में इनकी मदद करी थी। इंजन जो इस्तेमाल किया जाता है JF-17 थंडर में वो भी रशियन है, RD-93। एवियोनिक्स जो है वो चाइनीज है, और अगर विकिपीडिया की बात माने तो इसकी अधिकतर जो टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी चीन के जो एग्जिस्टिंग J-10 या दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट है उनसे बोरो करी गई है, यानी ये भी उन्होंने विकसित करने की वहां पर कह सकते हैं कोशिश नहीं करी। इसके अलावा इसकी पूरे एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग और इसकी जो पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में हुई है। अगर पाकिस्तान ने इस इंडिजिनस तैयारों को बनाया होता तो इसकी जो टेस्टिंग है और दूसरी जो काम है वो पाकिस्तान के अलावा चाइना में क्यों हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट पका पकाया मिल गया है, आपने इसको असेंबल किया है, आपने इसको बनाया नहीं है। और भाई साहब, किसी एयरक्राफ्ट को असेंबल करना और किसी एयरक्राफ्ट को बनाना, इसमें औकात का फर्क होता है। तेजस की बात करें तो HF-24 मारुत के इंडियन एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद भारत को यह चीज समझ में आ गई थी कि अगर आपको असली यहां पर एयर सुपीरियरिटी कायम करनी है तो आपको विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट पे नहीं बल्कि इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और उसके बाद वर्ष 1980 के दशक में जो LCA प्रोजेक्ट था इसको सैंक्शन किया जाता है, लेकिन जब सैंक्शन किया गया तो महज कुछ करोड़ रुपए ही मिले और ये कहा गया कि आप जो एक प्रोटोटाइप है वो बनाएं। बाद में अलग अलग डिलेज हुई, उनमें फंड्स थे और भी दूसरे इश्यूज थे। अब भारत पहली बार इस तरह का 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई हलवा नहीं है, इसमें चैलेंज होने वाले थे। तो उन्हीं चैलेंजेस का सामना करते हुए भारत ने प्रोटोटाइप बनाया और इस समय LCA तेजस की जो 2 स्क्वाड्रन है वो ऑपरेशनल है, जिनको हम फ्लाइंग बुलेट और फ्लाइंग डैगर्स के नाम से जानते हैं। अब JF-17 थंडर के बारे में हम एक चीज और कहना चाहेंगे। भाई ने कहा कि तेजस को कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मेन बात तो ये है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लगातार मैच्योर हो रहा है, भारत ने पेश करा है। अब तेजस को ना कस्टमर मिलने के एक कारण है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि तेजस दूसरे अपने कैटेगरी के एयरक्राफ्ट की तुलना में काफी एडवांस है, क्योंकि इसमें हाई कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एडवांस एसा रडार इस्तेमाल किया गया है। इसका जो स्ट्राइक पैकेज है इस कैटेगरी का सबसे मैसिव स्ट्राइक पैकेज है, क्योंकि तेजस में इस समय अगर हम विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट की बात करें तो उसमें पाइथन 5 और R-73 का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर आप इसके BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट पैकेज पर बात करें तो इसमें डर्बी ER का इस्तेमाल किया गया है और अभी अस्त्र मार्क 1 का जो इंटीग्रेशन है वो पूरा हो चुका है। और उसकी तस्वीर हाल ही में हर्षवर्धन ठाकुर सर के द्वारा, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट है, उन्होंने ट्विटर पर शेयर करी थी। इसके अलावा तेजस में ASM हैमर, जो कि एयर टू ग्राउंड वेपन है, जो कि 70 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है, उसका इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। इसके अलावा इसमें JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन का इस समय इंटीग्रेशन चल रहा है, जिससे कि इसकी एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। वही 2024 में जब ब्रह्मोस NG के ट्रायल होंगे तो उसके बाद ब्रह्मोस NG का भी जो इंटीग्रेशन है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में किया जाएगा। ब्रह्मोस NG ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट का एक लाइटर वेरिएंट है, जो कि 1.3 टन वजनी होने वाली है और ये भी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। पाकिस्तान बताए कि उनके पास इस स्ट्राइक पैकेज के जवाब में क्या है। अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो उसकी रेंज 110 किलोमीटर की है। वहीं तेजस मार्क 1 में अस्त्र मार्क 2 भी मिसाइल देखने को मिलेगी, जो कि 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी और अस्त्र मार्क 3 को भी कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि 300 किलोमीटर से ज्यादा मार करने में सक्षम होगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करें तो रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 ये तीनों मिसाइल आपको तेजस के पैकेज में देखने को मिलेंगी। अब आप कोई इस कैटेगरी का दूसरा एयरक्राफ्ट बताइए जो कि इतने मैसिव स्ट्राइक पैकेज को कैरी करने में सक्षम हो। अब यहां पर एक्सपोर्ट की बात आती है तो मैं फिर से पॉइंट पे आता हूं कि इतने एडवांस टेक्नोलॉजी, इतने एडवांस वेपन और हाई कंपोजिट मटेरियल की जो बॉडी है उसके साथ ये जो एयरक्राफ्ट है कॉस्टली होगा, क्योंकि दूसरे एयरक्राफ्ट इस कैटेगरी के या तो ऑल मेटल बॉडी के साथ आते हैं या उसमें बहुत कम कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें इतने एडवांस फीचर भी नहीं होते जितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हमें देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस प्लेटफॉर्म की जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा होगी। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसको कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो इसकी जो कह सकते हैं इसकी पूरी कैपेबिलिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, यानी जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं उससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और वहीं JF-17 की बात करें तो आपको याद है कि म्यांमार के केस में क्या हुआ था। म्यांमार के JF-17 थंडर में डैमेज देखे गए, क्रैक्स नोटिस किए गए, जिसके बाद म्यांमार ने उनको ग्राउंडेड किया और यही पाकिस्तान जो JF-17 को लेकर के छाती पीटता है, इनकी एक टीम पहुंची थी और वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकी और चीन उस समय कोविड-19 से परेशान था तो उसने पाकिस्तान को डांटा।
चीन अभी भी अपनी टीम नहीं भेज पा रहा है, जिसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट हैं वो ग्राउंडेड हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के खुद के जो JF-17 थंडर हैं वो पहले भी ग्राउंडेड हो चुके हैं और इस समय जो RD-33 इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाता है या RD-93 मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, उसमें भी जो स्पेयर पार्ट की दिक्कत है वो है और उसकी वजह से संभावित है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये ग्राउंडेड किए जा सकते हैं। अब रही बात एक्सपोर्ट की, दोस्तों जिस देश पे अभी तक JF-17 थंडर गए हैं वो हाईली चीन से इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। फिर चाहे आप बात कर लें म्यांमार की या फिर आप बात कर लें नाइजीरिया की या फिर आप बात कर लें दूसरे देशों की, हालांकि दूसरे देशों में भी कोई खास है नहीं। इराक को लेकर के इन्होंने खूब छाती पीटी थी, बाद में इराक के ऑफिशियल्स को खुद ये ऑन टीवी आकर कंफर्म करना पड़ा कि इराक JF-17 थंडर के लिए नहीं जा रहा है। सेम केस अर्जेंटीना के केस में है और इन्होंने अपने मीडिया में कहा कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में, एक वीडियो मैंने इनके देखी थी, उन्होंने कहा था कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर के अर्जेंटीना मना कर रहा है क्योंकि अमेरिका जो है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का समर्थन कर रहा है, जो बात एकदम गलत है। अमेरिका जो है वो ना तेजस को सपोर्ट कर रहा है ना JF-17 थंडर को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है खुद F-16 फाइटर्स को, जो कि डेनिस एयरफोर्स के हैं और वो रिटायर्ड हैं। तो वो चाहता है अमेरिका की जो रिटायर्ड F-16 है उसको अर्जेंटीना खरीदे। अच्छा, एक चीज जो अभी आपको समझ में आ जाएगी कि JF-17 थंडर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि तेजस की सर्विस को 7 साल पूरे हो चुके हैं और इन 7 साल में एक भी क्रैश तेजस का नहीं हुआ है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बेहतरीन इंजीनियरिंग को प्रदर्शित करता है। लेकिन JF-17 थंडर की बात करें तो अब तक तकरीबन ऑन रिकॉर्ड 4 क्रैशेस हुए हैं, हालांकि हुए ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है कि 4 क्रैश हुआ है। जो पहला क्रैश हुआ था वह हुआ था 14 नवंबर 2011 को, जो कि एक टेक्निकल मैलफंक्शन की वजह से हुआ था। दूसरा क्रैश हुआ था इसके बाद 27 सितंबर 2016 को, इसमें भी टेक्निकल मैलफंक्शन ही मेन वजह थी एक एक्सरसाइज के दौरान। और जो तीसरा क्रैश था वो हुआ है 15 सितंबर 2020 को और इस मामले को तो पाकिस्तानी वायुसेना ने पूरा दम लगा दिया था छिपाने का, इस पे कोई टिप्पणी नहीं हुई। वो तो शुक्र बनाइए कि JF-17 में जो इजेक्शन सीट इस्तेमाल की जाती है, मार्टिन बेकर जिसको बनाता है, मार्टिन बेकर ने ये कंफर्म किया था कि एक JF-17 थंडर क्रैश हुआ है, तब जाकर के ना चाहते हुए पाकिस्तान को ये बात माननी पड़ी थी। और जो चौथा रिसेंट क्रैश हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 2021 को, जिसकी वजह भी टेक्निकल मैलफंक्शन थी। यानी अभी तक ये एयरक्राफ्ट 4 बार क्रैश हो चुके हैं और अगर ये एयरक्राफ्ट इतने ही कैपेबल थे तो ये बताइए चीन ने इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। और आपको अब पाकिस्तानी वायुसेना जो है एडिशनल J-10 की तरफ क्यों जा रही है, वो बड़ी संख्या में JF-17 थंडर को क्यों नहीं खरीद रही है। हालांकि अगर मैं एक्सपोज करने पे आऊं तो मैं इसका पूरा इतिहास खोल के रख देता हूं, लेकिन आपके लिए वो चीजें बेकार है क्योंकि आप लोग लो IQ लोग हैं, आप लोग सिर्फ मोटी मोटी चीजों को बाहर से देखते हैं, आप उसकी जो इंटरनल पूरी की पूरी केमिस्ट्री है वो समझ नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इतना जवाब आयान भाई के लिए काफी होगा क्योंकि इससे ज्यादा उनका जितना IQ है वो समझ नहीं पाएंगे। हालांकि अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं पूरा जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट है और ऑपरेशन बंदर है उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में सारी चीजें बता चुका हूं, तो वो वीडियो भी मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।